फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 13 जून 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट यानी लगभग 5 घंटे में कितने किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शन ए 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी 75 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 85 किलोमीटर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट यानी लगभग 5 दिन के 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। 3 जून 2022 से शुरू हुई इस कार्य के संपन्न होने पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राधिकरण, इंजीनियरों, ठेकेदारों और मजदूरों के दल को बधाई दी। महाराष्ट्र के पश्चिम विदर्भ में अमरावती और अकोला के बीच NH53 सेक्शन पर सिंगल लेन की इस परियोजना जो है आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरी की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। बात करते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आरंभ जो है वो वर्ष 1958 में हुआ था। यह विश्व रिकॉर्ड वर्ष 1998 तक द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता था और इसका नाम द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये एक तरह का रिकॉर्ड बुक है जिसे प्रतिवर्ष पुनः संपादित किया जाता है और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 75 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में किसने टूर्नामेंट का 14वां एकल खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी कास्पर रूड, ऑप्शन सी मार्सेलो अरबोलो, ऑप्शन डी इवान डोडिग। देखिए, फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कास्पर रूड को 6-3, 6-3 और 6-0 से हराकर टूर्नामेंट का 14वां एकल खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ 36 वर्षीय नडाल रोलैंड गैरिस में खिताब जीतने वाले अब तक के सबसे अधिक आयु के खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। उधर पेरिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वेतिक और अमेरिका की कोको गॉफ को हराया है। 21 वर्ष की ईगा स्वेतिक ने गॉफ को सीधे सेटों में 6-1, 6-3 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। गॉफ ने क्ले कोर्ट में अपना पहला फाइनल खेला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राफेल नडाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने किस देश को एजियन सागर के द्वीपों से अपनी सेना हटाने की चेतावनी दी है? ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन बी क्रोएशिया, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी मोरक्को। देखिए, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस को एजियन सागर में द्वीपों से अपनी सेना हटाने की चेतावनी दी है। तुर्की का कहना है कि ग्रीस एजियन द्वीपों पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध की संधियों का उल्लंघन कर रहा है। तुर्की ने तर्क दिया है कि द्वीपों पर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि न करने की शर्त पर इसे ग्रीस को सौंपा गया था। ग्रीस का कहना है कि तुर्की ने जानबूझकर संधियों का गलत व्याख्या की है और इसका यह भी कहना है कि शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के बाद खुद का बचाव करने के लिए उसके पास कानूनी आधार है, जिसमें ग्रीस द्वारा अपने जलीय क्षेत्र की सीमा का विस्तार करने पर लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की धमकी भी शामिल है। एजियन सागर भूमध्य सागर का एक भाग है जो पश्चिम में ग्रीक प्रायद्वीप और पूर्व में एशिया माइनर के बीच स्थित है। एशियन डार्डलैंड्स, मोरमोरा सागर और पासफोरस के जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि क्रेते द्वीप दक्षिण की सीमा को निर्धारित करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में जो है ये है आपका एजियन सी है, एजियन सागर है। तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया। एजियन सी यहाँ पे है जो ग्रीस और तुर्की के यहाँ पे सीमा यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। और ये आपका मेडिटेरियन सी में है, ब्लैक सी इधर से है, आपका ये देख लीजिएगा मैप में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ग्रीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से राज्य सरकार ने सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु सरकार डिंडुगल जिले के सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र के सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता पैदा करना है। यह पार्क एक प्रकृति संरक्षक है जो क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को आश्रय देता है तथा इसका शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल्य है। साथ ही यह पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। यहाँ पर विभिन्न जैव विविधता घटक जैसे स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर आदि पाए जाते हैं। पार्क के चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे लगाए गए हैं तथा आवश्यक सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई है। तितलियों और मेजबान पौधों को आकर्षित करने के लिए परागण पौधों के संयोजन की भी योजना बनाई गई है। जैव विविधता पार्क जंगल का एक अनूठा परिदृश्य है जहां एक क्षेत्र में जैविक समुदायों के रूप में देसी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के पारिस्थितिकी को पुनः संयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 द्वारा जारी की गई रैंकिंग के अनुसार किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। देखिए, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। क्वार्टरली साइमंड्स यानी क्यूएस महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक करियर और शैक्षिक नेटवर्क है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाना है। क्यूएस संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करके उन्हें सफलतापूर्वक लागू करता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें वैश्विक समग्र और विश्व रैंकिंग शामिल है। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT लगातार 11वें साल टॉप यूनिवर्सिटी है। दूसरा स्थान जो है वो आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को मिला। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। बात करते हैं भारत के बारे में, तो भारतीय विज्ञान संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है। इसके बाद जो है क्रमशः IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली का स्थान है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 1000 में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या 22 से बढ़कर 27 हो गई है। IIS बेंगलुरु दुनिया की शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय है जिसने इस मीट्रिक के लिए 100 में से 100 स्कोर प्राप्त किए हैं। इसके अलावा IIS बेंगलुरु क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 200 में सबसे तेजी से बढ़ता दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए MIT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भागीदारी पोर्टल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय साहसिक पोर्टल, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अखंड पोर्टल। देखिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। इसे सभी पुरस्कारों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक साथ लाने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। भारत सरकार ने देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने तथा मजबूत एवं अखंड भारत के मूल्यों को स्थापित करने के संबंध में प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिरसा मुंडा के निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जून, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 11 जून, ऑप्शन डी 12 जून। देखिए, बिरसा मुंडा के निर्वाण दिवस यानी 9 जून 2022 पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने उलिहातू यानी उनकी जन्मभूमि में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने बिरसा मुंडा की कर्मभूमि डोम्बारी बुरू में भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर यह स्थल बिरसा मुंडा के बलिदान की कर्मभूमि है। डोम्बारी बुरू यानी डोम्बारी पहाड़ पर ही उन्होंने अपनी सेना एकत्रित की और अपने विशिष्ट युद्ध कौशल से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया।
बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उन्हें दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1899 टू 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटानागपुर विद्रोह जो है छोटानागपुर यानी झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान यानी विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुदकट्टी की जिम्मेदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 9 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शहर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी कुपवाड़ा। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 9 जून 2022 को श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सूफी संत और ऋषियों के संदेशों का प्रचार प्रसार करना है। संस्कृति विभाग, वक्फ बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, संग्रहालय एवं अभिलेखागार तथा उच्च शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस उत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूफीवाद उन्हें अंतरात्मा को जानने समझने का एक माध्यम है। धार्मिक उदारता के संदर्भ में सूफी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे शासक वर्ग के दृष्टिकोण से भी परिवर्तन आया। सूफी आंदोलन ने भक्ति आंदोलन की तरह मुस्लिम समाज में सुधार का कार्य किया तथा नैतिक आचरण पर बल दिया और अपने समाज में व्याप्त मद्यपान, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए समृद्धि कार्यक्रम, ऑप्शन बी मातृवंदना कार्यक्रम, ऑप्शन सी नन्ही परी कार्यक्रम, ऑप्शन डी लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम। देखिए, हाल ही में उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है। नन्ही परी कार्यक्रम माता पिता को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक स्थान पर समाधान प्रदान करने की एक योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मां और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, आधार कार्ड पंजीकरण कराना तथा जिले के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले लड़कियों के मामले में खाता खोलने जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना है। इसके अन्य उद्देश्यों में बालिकाओं और माताओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना, लाडली योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जैसी योजनाओं के लिए अस्पताल में ही पंजीकरण करवाना भी शामिल है। इनमें से अधिकांश योजनाओं का मूल उद्देश्य बालिकाओं के जीवन की रक्षा करना और उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे और बालिकाओं के हितों की रक्षा करे, यह सुनिश्चित करने के अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नन्ही परी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत कितने करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया? ऑप्शन ए 2050 करोड़, ऑप्शन बी है आपका 3050 करोड़, ऑप्शन सी 4050 करोड़, ऑप्शन डी 5050 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इनमें से 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 12 परियोजनाओं का आधारशिला और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों के लोगों का जीवन सुगम बनेगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा, जनजातीय समुदाय के बच्चों को हर संभव अवसर प्राप्त होगा, साथ ही मातृभाषा में शिक्षा, यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए अवसर खुलेंगे। पहली बार गुजरात में एक जनजातीय क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाएं एक साथ शुरू की जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 3050 करोड़ रुपए।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।